भाग 5। बूंद बूंद का सागर। हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल ढांचा है। हमारे शरीर की हर नस किसी न किसी अंग से जुड़ी हुई है। हर बीमारी से खुद लड़ने का एक तरीका हमारे शरीर में है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। हमारा खून हर किस्म की प्रोटीन्स को शरीर के एक एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। अगर चमड़ी छिल जाए तो खुद नई चमड़ी उगने लगती है, लेकिन इतना जटिल शरीर बना कैसे? इसका सबसे आसान और एक ईमानदार उत्तर होगा सेल्स। बहुत छोटे छोटे सेल्स एक साथ मिलकर एक बहुत ही पेचीदा शरीर को जन्म देते हैं। इसी तरह हर विशाल पेचीदा और जटिल ढांचे के पीछे बहुत छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। एक विशाल सागर पानी की बूंदों से ही बनता है। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी से ही बना है। इस अध्याय में मॉर्गन यही समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे छोटी छोटी रकम के योगदान से लंबे समय में एक बड़ी धनराशि इकट्ठा की जा सकती है। वो शुरुआत धरती की बात करते हुए करते हैं कि कैसे ये माना जाता है कि पृथ्वी के जीवन में धरती पर लगभग 5 बार ऐसा समय आया था जिस समय धरती पूरी तरह बर्फ से ढक गई थी। इसके पीछे का कारण वो ज्यादा ठंड को नहीं बल्कि मध्यम गर्मी को बताते हैं। वो समझाते हैं कि साइंटिस्ट का यही कहना है कि जब धरती अपने घूमने का तरीका बदल लेती है, तब सूरज की धूप का असर थोड़ा कम हो जाता है। इसी कारण गर्मियां उतनी असरदार नहीं रहती और बर्फ उतनी नहीं पिघलती जितनी पिघलनी चाहिए। वो बर्फ जो नहीं पिघल पाती, वो बर्फ आने वाली सर्दियों में उपजाऊ स्थिति प्रदान करती है, जिस पर जल्दी से और बर्फ जम सके। ज्यादा बर्फ का निर्माण सूरज की धूप का असर और कम कर देती है। बर्फ की एक खास बात यह है कि वो सूरज की किरणों को सोखती नहीं है, बल्कि उन्हें वापस भेज देती है। इस बर्फ की विशेषता को हम बर्फ का एल्बेडो भी कह सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि देखते ही देखते सूरज की बहुत कम किरणें धरती में आत्मसात होती हैं और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। इसे वो इस बात पर जोर डालते हैं कि धरती के बर्फ से ढकने में ज्यादा सर्दी का हाथ नहीं, बल्कि उस थोड़ी सी बची हुई बर्फ का है जो गर्मियों में नहीं पिघल पाई। एक के ऊपर एक बर्फ की परत एक बर्फ की चादर बना देती है, लेकिन धरती की बर्फ से ढकने में और अमीर होने में क्या समानता है? इस तुलना को स्पष्ट करने के लिए वो वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि वॉरेन, जिनके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, उनके सफल होने का कारण उनकी कोई खास तकनीक या चुनिंदा स्टॉक्स नहीं, बल्कि उनकी एक आदत है। वो आदत जो बचपन से उनके साथ है और जिस आदत ने उन्हें एक अमीर इन्वेस्टर से सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया, वो है लंबे समय तक इन्वेस्ट करना। वो बताते हैं कि वॉरेन बफेट सालाना अपने पैसों पर 22% रिटर्न कमाते हैं, जबकि जिम साइमंस, जो कि एक हेज फंड चलाते हैं, वो 1988 से सालाना 66% रिटर्न कमा रहे हैं। परंतु जिम साइमंस की नेटवर्थ सिर्फ $21 बिलियन है, जबकि वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मॉर्गन के मुताबिक समय का। एक लंबे समय तक अपने पैसों को जोड़ना ही वो रहस्य है जिसने वॉरेन बफेट को इतना अमीर बनाया। इस बात को मजबूत करने के लिए वो एक और उदाहरण देते हैं कि कैसे अगर वॉरेन बफेट किसी आम मनुष्य की तरह ही खर्च करते और अपनी जिंदगी को जीते और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते, तो उनकी नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर नहीं, बल्कि सिर्फ 11.9 बिलियन डॉलर ही होती। मॉर्गन के मुताबिक लोग हमेशा अपने पैसों पर सबसे ज्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अमीर होने के लिए जो चाहिए वो बस इतना ही है कि अच्छा रिटर्न जो कि लंबे समय तक उन्हें मिलता रहे।
ये रणनीति सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि हमारा दिमाग इसका सही मूल ढंग से समझ ही नहीं पाता। जैसे ये बात सुनने में अजीब लगती है कि गर्मियों की एक पतली सी बर्फ की परत जो ना पिघल पाई, उसकी वजह से धरती पूरी तरह बर्फ में ढक सकती है। इसी तरह अगर हम एक लंबे समय तक अपने पैसों को जोड़ते रहें तो जो अंतिम धनराशि हमें प्राप्त होगी वो भी हमें आश्चर्यचकित कर देगी। मॉर्गन अध्याय को अंत करते हुए कहते हैं कि इसका विपरीत परिदृश्य, बहुत ज्यादा धनराशि जिसमें हम लंबे समय तक न संभाल सकें, ये परिदृश्य कई दुखद कहानियों का सार है।